कई फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए व्यक्ति की अंतर आत्मा नहीं मानती, जमीर गवाही नहीं देता, फिर भी मजबूरी में उन कामों को करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान चाहकर भी नहीं कर पाता, और यहां तो सभी किसी न किसी फैसले को करने ना करने के बीच अटके हुए थे। अधीश के लिए जरूरी था कि वो सोमसेन के साथ जाता, उसके लिए भले ही भौमसेन से युद्ध लड़ना पड़ता। समीर माई को अपनी सच्चाई बताने जा रहा था। ये एक जोखिम भरा फैसला था। इन सब के बीच अमृत ने भी एक फैसला कर लिया था। क्या था वो फैसला? क्या अमृत विश्वा से सीधे भिड़ने की हिम्मत दिखाएगी? क्या अधीश भौमसेन से युद्ध में जीतकर अपने अपमान का बदला लेगा और अपनी काबिलियत सिद्ध कर पाएगा? सताक्षी और समीर दोनों बुढ़िया माई से मिलकर आने के बाद समीर के घर में चुपचाप बैठे थे। पिछली रात जो हुआ था उसके बाद जल्दी ही किसी निर्णय पर वे पहुंचना नहीं चाहते थे। पिछली रात जो वे दोनों बुढ़िया माई ने कहा, उसके बाद वे दोनों एकदम सदमे में थे। कल रात जो हुआ था उसे याद कर रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो बुढ़िया माई दरवाजे पर बैठी सताक्षी का ही इंतजार कर रही थी। जब उसने सताक्षी के साथ समीर को आते देखा तो मुस्कुराने लगी। सताक्षी के मन में अपराधी भाव था, लेकिन माई को मुस्कुराते देख वो चौंक गई। उसने माफी मांगते हुए कहा, माई मुझे माफ कर दो। माई बोली, पहले भीतर आ जाओ। आधी रात के समय यदि कोई तुम दोनों को यहां खड़े देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। वे दोनों भीतर आ गए। सताक्षी ने अब भी सर झुका रखा था। माई भी चुपचाप उसे देख रही थी। सताक्षी ने ही चुप्पी तोड़ी। माई, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं। मैंने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं। बुढ़िया माई अपनी जगह से उठी और सताक्षी को गले लगा लिया। फिर बोली, मेरी बच्ची, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूं। तूने क्या मुझे झूठ मूठ की नजूमी समझ रखा है, जो ऐसे ही लोगों की माथे की रेखाएं बांच लेती है? सताक्षी ने सर झुका लिया और उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। किस तरह सोमसेन ने उसके परिवार को बर्बाद किया, उसके माता पिता और भाई को मौत के घाट उतारा। किस तरह एक सैनिक ने उसकी जान बचाई और उसकी बूढ़ी मां ने उसे एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। किस तरह समीर अपनी जान बचाकर भागा भागा फिरा और इतने सालों बाद अब जाकर वे दोनों फिर मिले हैं, एक जगह पर एक ही मकसद के साथ। समीर ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि ये सब कुछ जानकर आप अब शायद सताक्षी को अपने घर में ना रखना चाहें। इस नगर में कोई भी सोमसेन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, और सच कहूं तो सबकी भलाई भी इसी में है। उससे दुश्मनी का मतलब है अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो अपने बदले के लिए जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहकर समीर सर झुकाकर खड़ा हो गया। सताक्षी और समीर एकदम चुप होकर अपनी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। बुढ़िया माई चुपचाप उसकी बात सुनती रही, फिर एक गहरी सांस छोड़ी। कुछ देर चुप रहकर बोली, इस घटना ने सिर्फ तुमसे तुम्हारा पिता नहीं छीना था, मेरा इकलौता भाई और उसका परिवार भी छीन लिया था। मतलब? सताक्षी और समीर ने एक साथ कहा। माई बोली, मतलब ये कि सदानंद सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं था, मेरा इकलौता छोटा भाई भी था। माई के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर दोनों भाई बहन चौंक पड़े। आज तक समीर ने किसी के सामने अपने पिता का नाम नहीं लिया था। वो जानता था कि इस नगर में पत्थरों के भी कान हैं और हवाएं तक बोलना जानती हैं। थोड़ी देर बाद माई ने कहा, मैं अपने भाई की मौत की खबर सुनकर यहां दौड़ी दौड़ी आई। मेरा परिवार तो था नहीं, पति की मौत सालों पहले हो चुकी थी। ससुराल में एक भार की तरह थी, तो मैंने सोचा वहां वापस जाने से अच्छा है कि यहीं रहकर अपने भाई के कातिलों की बर्बादी का इंतजार करूं। समीर ने कहा, लेकिन आप सिर्फ बैठे रहकर उसकी बर्बादी का सोच भी कैसे सकती थी? माई ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम दोनों यहां जरूर आओगे। और समीर बेटे, तुम जिस दिन से नगर में वापस आए हो उस दिन से मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। और बेटी साक्षी? सताक्षी एक बार फिर चौंकी। माई को उसका भी असली नाम पता था। माई ने आगे कहा, ये जो भविष्य देखने की विशेष क्षमता तुम्हारे पास है,
ये हमारे खानदान की सभी लड़कियों के पास होती है, सिर्फ लड़कियों के पास। थोड़ी देर और माई से बातें करके वो दोनों समीर के घर वापस आ गए। अब उन्हें आगे की योजना बनानी थी। यहां सोमसेन का महल युद्ध का मैदान बनने की कगार पर था। एक ओर भूमसेन काइयापन दिखाते हुए बार बार अधीश को युद्ध के लिए उकसा रहा था, तो दूसरी ओर अधीश क्रोध और अपमान की ज्वाला में जल रहा था। सोमसेन ने एक बार अपने भाई को समझाने की कोशिश की। कभी तो मेरी बात सुन लिया कर छोटे भाई, मैंने कुछ सोच समझकर ही मांत्रिक अधीश को यहां बुलाया होगा ना। भूमसेन ने कहा, आपकी सोच पर ही तो मुझे भरोसा नहीं है। जल्दबाजी में आप कब किस मुसीबत को न्योता दे दें। मांत्रिक सदा। अभी भूमसेन सिर्फ इतना ही कह सका कि सोमसेन ने चीख कर कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है छोटे। तुझे यदि युद्ध ही करना है तो कर ले, लेकिन यदि अधीश इस मुकाबले में जीत गया तो फिर अभियान में पूरे समय तू चुप ही रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। ज्वाला जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि पीछे वाले खाली मैदान में चलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवा लें। इससे भूमसेन की बात भी रह जाएगी और हम भी देख लेंगे कि मांत्रिक अधीश की योग्यता क्या है। अधीश गुस्से को काबू करते हुए बोला, सोमसेन जी, मुझे तो लगता है कि आपने मुझे यहां अपमानित करने के लिए ही बुलाया था, लेकिन चलिए, आपके भाई की शंका दूर करने के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। सोमसेन ने अधीश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहता भी क्या, गलती तो उसी की थी। अपने छोटे भाई का स्वभाव जानते हुए भी उसने अधीश को दल में शामिल कर लिया था, और भूमसेन ऐसा था कि अपने अलावा वो ईश्वर को भी नहीं मानता था। सोमसेन इन तीनों को लेकर महल से थोड़ी दूर स्थित मैदान में आ गया। आते ही भूमसेन एक ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। अधीश उसके ठीक सामने नीचे धरती पर ही खड़ा रहा। पहला हमला भूमसेन ने ही किया। भयंकर पवन, उसने मंत्र पढ़ा। अचानक चारों ओर धूल के गुबार उठने लगे, वायु के बड़े बड़े बवंडर उठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आज ये हवा सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी, लेकिन इन भंवरों का निशाना तो अधीश था। अधीश ने अपने बचाव में वात चक्र का ही प्रयोग किया और जल्दी से दूसरे स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। भौम चीखा, जल प्रलय। वायु के बवंडर अभी शांत नहीं हुए थे, उनमें पानी भी जुड़ गया। पानी की बड़ी बड़ी भयंकर लहरें वायु के बवंडरों को और भी अधिक खतरनाक बना रही थीं। पृथ्वी रक्षा, अधीश ने मंत्र पढ़ा। मिट्टी और पत्थरों के एक मजबूत कवच ने उसे घेर लिया। फिर भूमसेन को मौका दिए बिना अधीश चिल्लाया, तड़ित जाल। साथ ही उसने तड़ित जाल में 3 गुनी शक्ति भी जोड़ दी थी। लेकिन भूमसेन भी कोई आम मांत्रिक तो था नहीं। एक उंगली के इशारे पर ही पढ़कर उसने अधीश के शक्तिशाली तड़ित जाल को चूर चूर कर दिया और जोर से चिल्लाया, ज्वालामुखी लावा। आग की लप लपाती लपटें और पिघलता हुआ लावा अधीश की ओर बढ़ने लगा। सोमसेन ये देखकर घबरा गया। वो जोर से चिल्लाया, बस कर दो छोटे भाई, यदि अधीश लावा की चपेट में आ गया तो पल भर में ही हड्डियां तक गल जाएंगी। अधीश ने पहले तो वात चक्र पढ़कर अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, फिर सिद्धि यंत्र में संचित सबसे शक्तिशाली हेमस्त्र को लावा की ओर छोड़ दिया। कुछ ही देर में आग ठंडी हो गई और लावा जम गया। सोमसेन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने भूमसेन की ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सोमसेन उस पल तो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है, लेकिन जब उसने अधीश को देखा तो एक ही पल में समझ गया। अधीश का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सुनहरी होते देखकर ही सोमसेन समझ गया कि अब अधीश विषैली बर्फ का प्रयोग करेगा। जैसे ही उसने अपनी उंगली भूमसेन की ओर की, सोमसेन हवा की गति से उसकी ओर दौड़ा और अधीश का हाथ दूसरी दिशा में मोड़ दिया। विषैली बर्फ का प्रहार अब अधीश के नियंत्रण से बाहर हो चुका था, लेकिन सोमसेन ने उसकी दिशा मोड़ दी थी। धुएं की तरह काली और बर्फ की तरह काली घटाएं सोमसेन के महल के पिछले हिस्से से टकरा गईं। कुछ ही पलों में वो हिस्सा ढह गया। आसपास की वनस्पति मुरझा के काली पड़ गई। 2-1 बड़े बड़े वृक्ष टूटकर जमीन पर जोर की आवाज के साथ गिरे। उतनी ही जोर से सोमसेन चिल्लाया, अधीश, पागल हो गए हो क्या? अब जैसे अधीश को होश आया, एक झटके के साथ उसकी आंखों का पुराना रंग लौट आया। उसके हाथ में तेज दर्द की लहर उठी। उसने घूर कर भूमसेन की ओर देखा। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। एक नजर सोमसेन पर डालकर अधीश ने कहा, मैं पागल नहीं हुआ हूं।
आप अपने भाई को समझाइए। ये कहता हुआ वो तेज तेज कदम बढ़ाकर उसके महल से बाहर निकल गया। उधर अमृत का संदेश पाकर मधुमती देवी अगली सुबह भोर में ही इंद्रनगर से निकल पड़ी थीं। दोपहर होने से पहले ही वे प्रकाश नगर पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने महल के भीतर कदम रखा, उन्हें वहां का माहौल कुछ बदला कुछ बोझिल सा लगा। बड़े गोल कमरे में अधिपति कैलाश अकेले बैठे हुए थे। मधुमती देवी जब भीतर पहुंची तो उन्होंने देखा अमृत और माधवी भी एकदम चुपचाप बैठी हुई थीं। मधुमती देवी को आते देखा तो उसी तरह उठकर उनके पैर छू लिए, बिना एक शब्द बोले। अब मधुमती देवी से रहा नहीं गया। धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ है बहू? कुछ परेशानी है क्या? मुझे बता दो। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी जल्दी घबराहट होने लगती है। और ये चंद्रिका कौन है? क्या मामला है इसका? वे मरी मरी सी आवाज में बोल रही थीं। मधुमती देवी बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थीं। कुछ ही दिन पहले वे चलने फिरने लायक नहीं थीं। अमृत खुद उन्हें ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन स्थितियां इतनी बिगड़ गई थीं कि उसे बताना ही पड़ा। सब कुछ सुनकर मधुमती देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, लेकिन तुम दोनों इस तरह हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हो? क्या घर गृहस्थी के काम भी नहीं देखने हैं? अमृत और माधवी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर माधवी ने धीरे से कहा, माँ जी, चंद्रिका ही अब सारे काम देख रही है। हम उसके सामने पड़ना नहीं चाहते, इसलिए। अब तक मधुमती देवी ने चुपचाप सब कुछ सुन लिया था और कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी थी। अचानक ये बात सुनकर भड़क उठी। उनका घर ही उनका स्वर्ग था और अपने स्वर्ग में वे किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। विश्वा जी की तो पहले भी एक पत्नी थी और अनेक उपपत्नियां थीं, और वैसे भी वे ज्यादातर समय बाहर ही रहते थे। ऐसे समय मधुमती देवी की दुनिया ही उनका घर और उनके बच्चे थे। इसमें वे किसी का भी दखल सह नहीं सकती थीं, विश्वा जी का भी नहीं। फिर ये चंद्रिका तो किस खेत की मूली है? गुस्से से उबलती हुई वे महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंची। कई सालों के बाद आज उन्हें अपने शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। भीतर जाते ही सामने चंद्रिका दिखाई दे गई। वो मालकिन की तरह दासियों को आदेश देती यहां वहां घूम रही थी। मधुमती देवी को देखते ही एक पल ठिठकी, फिर बोली, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आती हूं। मधुमती देवी ने जलती हुई आंखों से उसे घूरा और बाहर चली गईं। वे दासियों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मधुमती देवी वहां से निकलकर सीधे विश्वा जी के कमरे में गईं। उन्हें इस तरह अचानक आया देखकर वे चौंक पड़े। मधुमती देवी ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर कैलाश जी बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम कर रहे हैं। विश्वा जी तुरंत उठे और कमरे से बाहर निकल गए। अधिपति कैलाश बाहर एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। विश्वा जी उनके सामने जाकर बैठ गए। मधुमती देवी वहीं पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी। अधिपति ने एक बार विश्वा को घूर कर देखा और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, विश्वा जी, ये सब क्या चल रहा है? आपको पता भी है लोग आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? तभी चंद्रिका उस कमरे में आई और विश्वा के ठीक बगल में आकर बैठ गई। उसकी ये धृष्टता देखकर एक बार तो अधिपति कैलाश ने सोचा कि सीधे उसी से बात कर ली जाए, लेकिन वे पहले विश्वा से ही इस बारे में बात करना चाहते थे। विश्वा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपनी भौं पर बल डालकर उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। विश्वा ने धीरे से चंद्रिका का हाथ अपने हाथों में लिया और सीधी नजर से कैलाश को देखकर कहा, मैं चंद्रिका से विवाह करने जा रहा हूं। यह सुनकर अधिपति अवाक रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस पल ऐसे लगा जैसे कमरे की हवा जम गई हो। ये क्या कह रहे थे विश्वा जी? क्या सचमुच चंद्रिका ने उन पर कोई जादू कर दिया था? क्या अधीश के इस व्यवहार के बाद भी सोमसेन उसे अपने दल में शामिल करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।